मैंने दिखावे के लिए अपनी गरीब बहू को नकली हीरे की अंगूठी दी और सबको अपनी झूठी शानो शौकत दिखाई। उसने वो अंगूठी एक गरीब बच्चे को दे दी। मैं उस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई अपनी असली हीरे के जेवर देख रही थी। मुझे तभी अपनी अलमारी खुली हुई मिली। मेरा अपना असली हीरो का सेट गायब था। मैं पागलों की तरह चीखती हुई बाहर गई तो मेरी बहू ने मुझे एक चिट्ठी दी। उसमें जो लिखा था उसको पढ़कर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा नाम सिया है। मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की वाइफ थी। मेरे पति के देहांत के बाद मैं बिजनेस और घर को नहीं संभालती थी। मेरा एक बेटा था, उसका नाम अभियांश था। मैं और मेरा बेटा गरीबों से नफरत करते थे, उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे। मुझे लगता था कि इस दुनिया में वही लोग इज्जत के काबिल हैं जिनके पास रुपया पैसा सोना हो, और गरीब लोग बस हमारे जूते की धूल के बराबर हैं। मैं सारा दिन अपने घर के नरम बिस्तर पर बैठी रहती थी और अपने गहनों को देखकर खुश होती रहती थी। मैं अपने घर के नौकरों को जानवरों जैसा समझती थी और उनसे गलती हो जाती थी तो उन्हें मार पीट कर गालियां देकर घर से बाहर निकाल देती थी। मेरा बेटा एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, लेकिन वो मेरे सामने एक बहुत ही शरीफ और अच्छे बच्चे की तरह रहता था। वो मेरी हर बात को मानता था और मेरे सामने एक बहुत ही सीधा साधा मासूम बनने का ड्रामा करता था। लेकिन सच में वो एक बहुत ही लालची और अय्याश था और उसे बहुत बुरी लत लगी हुई थी। वैसे तो वो पूरा दिन घर में रहता था, लेकिन रात में घर के पिछले गेट से बाहर चला जाता था और बुरे लोगों में बैठता था और मेरे दिए गए पैसों को उड़ा देता था। उसे पैसों की इतनी हवस थी कि वो पैसों के लिए अपने ही घर में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ चुरा लिया करता था और उन्हें ले जाकर बेच देता था और फिर उन पैसों से जुआ खेलता था। लेकिन मैं अपनी दौलत के गुरूर में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और बहुत नेक है। मैंने घर के काम करने के लिए अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से कर दी थी। उस लड़की का बाप हमारे यहाँ ड्राइवर था और वो लोग बहुत गरीब थे। उस लड़की का नाम रिया था। वो एक बहुत ही समझदार सुलझी हुई लड़की थी और मैंने उस लड़की की शादी अपने बेटे से इसलिए कराई थी ताकि वो सारी जिंदगी मेरी नौकरानी बनी रहे और कभी भी मेरे सामने कुछ बोल न सके। वो सूरज निकलने से पहले सुबह उठ जाती थी। वो पहले पूरे घर की सफाई करती थी, फिर किचन में बर्तन वगैरह धोती थी, फिर हम माँ बेटे के लिए नाश्ता बनाती थी। पूरा दिन वो काम करती रहती थी। काम करके उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। मैं हमेशा अपनी बहू को ताने देती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है और मुझे पूरा हक है ऐसा बोलने का, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ, इस घर की मालिक हूँ और यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलता है। मुझे अपनी बहू की कोई फिक्र नहीं होती थी। मैं उसे बस एक काम करने वाली समझती थी, एक ऐसी लड़की जो मेरे कहने पर चले और बिना कुछ बोले हर काम करती रहे। मैं उसे बार बार उसके गरीबी का एहसास दिलाती रहती थी। मैं कहती थी कि तुम बहुत छोटे घर से आई हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी इस घर में आने की, लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया, ये मेरा एहसान है और तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम यहाँ बहू बनकर नहीं आई हो, तुम यहाँ बस काम करने के लिए आई हो और तुम्हें उसी तरह रहना होगा जैसे एक नौकरानी रहती है। वो हर बार मेरी बातें चुपचाप सुन लेती। उसने कभी भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया था, कभी मेरी बात का विरोध नहीं किया था। वो बस सर झुकाकर खड़ी रहती थी, जैसे उसे पता हो, जैसे उसकी बात की यहाँ कोई कीमत नहीं है। कभी भी मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखती थी तो लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर खुद ही रुक जाती थी, जैसे उसने अपने आप को समझा लिया हो कि कुछ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। वो सुबह से लेकर रात तक बस काम ही करती रहती थी। घर का हर कोना साफ करना, खाना बनाना, सबको समय पर खाना देना, मेहमानों का ध्यान रखना, सब कुछ वो अकेले संभालती थी। और मैंने कभी उसकी तारीफ नहीं की। मैंने कभी ये तक नहीं पूछा कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। धीरे धीरे उसकी ये चुप्पी मुझे आदत जैसी लगने लगी थी। मुझे लगता था कि वो मुझसे डरती है और शायद मुझे इसी बात में एक अजीब सा सुकून मिलता था। मुझे लगता था कि घर में मेरी ही चल रही है और यही होना चाहिए। मुझे अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर और अपने नाम पर बहुत घमंड था। मुझे लगता था कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और जिसके पास पैसा है वही बड़ा है, वही सही है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और ऐसे ही सोच रही थी
तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बहुत बड़ी पार्टी रखूं। मैं चाहती थी कि लोग देखें कि मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी बड़ी दिलवाली हूँ कि मैंने एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया और उसे अपने घर में जगह दी। मुझे लोगों की तारीफ सुनना बहुत पसंद था और मैं चाहती थी कि उस दिन हर कोई बस मेरी ही बात करे, हर कोई मेरी तारीफ करे। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी रखूंगी। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, मोहल्ले के लोगों को बुलाया और अपने बिजनेस से जुड़े लोगों को भी न्योता दिया। मैं चाहती थी कि जितने ज़्यादा लोग आएं उतना अच्छा हो, ताकि मेरी शान सबके सामने और बड़ी लगे। पार्टी शाम को रखी गई थी, लेकिन मैंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी बहू रिया को बुलाया और उसे सख्त आवाज़ में कहा कि घर का एक एक कोना चमकना चाहिए, कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए और खाना भी बहुत अच्छा बनना चाहिए। मैंने उसे साफ साफ कहा कि सारा खाना तुम्हें ही बनाना है और किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। रिया ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ बोले काम में लग गई। उसने नौकरों को भी साथ में लगाया और खुद भी बिना रुके काम करने लगी। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो थक गई होगी, उसे आराम की ज़रूरत होगी। मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। मैं सिर्फ पार्टी नहीं करना चाहती थी, मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोग और ज़्यादा प्रभावित हो जाएं। मैं चाहती थी कि लोग कहें कि देखो, ये औरत कितनी बड़ी है, कितनी दयालु है। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने सोचा कि मैं सबके सामने अपनी बहू को एक बहुत ही कीमती गहना दूंगी और ऐसा दिखाऊंगी कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन असल में मैं उसे असली गहना नहीं देना चाहती थी, मैं बस दिखावा करना चाहती थी। मैं शहर के एक बड़े ज्वेलर के पास गई। मैं अपने साथ अपने असली खानदानी गहने लेकर गई और मैंने उससे कहा कि मुझे बिल्कुल इसके जैसा एक नकली सेट बनाकर दो, जो देखने में बिल्कुल असली लगे, कोई भी पहचान ना सके कि ये नकली है। मैंने उसे अच्छे पैसे दिए और उसने कुछ ही दिनों में वैसा ही एक सेट तैयार कर दिया। उसकी चमक देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। वो बिल्कुल असली हीरे जैसा लग रहा था। पार्टी वाले दिन घर पूरी तरह से सज चुका था। हर तरफ रोशनी थी, लाइट्स लगी हुई थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेहमान आने लगे थे। मैं अच्छे कपड़े पहनकर तैयार थी और हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत कर रही थी। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि क्या सजावट है, कोई कह रहा था कितना शानदार इंतज़ाम है। और ये सब सुनकर मेरा घमंड और बढ़ता जा रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। रिया उस दिन सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसने खाना बनाया, घर सजाया, मेहमानों की सेवा की। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। लेकिन मैंने एक बार भी उसे आराम करने को नहीं कहा। जब पार्टी अपने पूरे रंग में थी, तब मैंने सबके सामने रिया को बुलाया। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, सर झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने सबके सामने मुस्कुराते हुए कहा कि आज मैं अपनी बहू को अपने खानदानी हीरो का सेट दे रही हूँ और आज से ये उसकी जिम्मेदारी है। जैसे ही मैंने वो नकली गहना उसके हाथ में दिया, पूरा हॉल उसकी चमक से भर गया। सब लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखो, कितनी बड़ी दिलवाली है, अपनी बहू को इतना कीमती गहना दे रही है। उस पल मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। लेकिन उसी पल मेरी बहू ने जैसे ही उस गहने को हाथ में लिया, वो समझ गई थी कि ये नकली है, क्योंकि वो इतने दिनों से मेरे साथ रह रही थी। उसने मेरे असली गहनों को देखा था, उसे फर्क समझ में आ गया था। लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। शायद उसे बहुत बुरा लगा था, शायद उसे ये एहसास हो गया था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने मेरी इज्जत रख ली। उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा और वही खड़ी रही। और मैं अपने घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसकी ख्वाहिश भी समझ नहीं आई। मुझे ये नहीं समझ आया कि जिस लड़की को मैं इतना छोटा समझ रही हूँ, वो मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी है और एक दिन वही मुझे मेरी असली सच्चाई दिखाएगी। मेरा बेटा भी उसी समय हॉल में खड़ा था जब मैं अपनी बहू को वो नकली गहना दे रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना कोई हैरानी।
जैसे उसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस खड़ा होकर ये सब देख रहा था, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। उसकी नज़रों में अपनी पत्नी की कोई जगह नहीं थी, उसे उससे ज़रा भी लगाव नहीं था। वो तो बस घर में रहता ज़रूर था, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान की तरह नहीं, बल्कि ऐसे जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। वो अपना वक्त अपने दोस्तों में, अपने शौक में और सबसे ज़्यादा उस जुए में बिताता था, जहाँ वो हर रात जाता था और पैसे उड़ाता था। उसे ना घर की चिंता थी, ना अपनी पत्नी की, और ना ही मेरे इस व्यवहार से उसे कोई फ़र्क पड़ता था। मैं भी कभी उसे समझाने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है, और मेरी बहू के साथ जो हो रहा है वो सब सही है। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो गई। मेहमान एक एक करके अपने घर चले गए। घर में जो शोर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और सन्नाटा छा गया। मैं अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी, जैसे मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन असली काम तो अभी बाकी था, और वो काम मेरी बहू रिया के हिस्से में था। मेरा बेटा हर रोज की तरह उस रात भी घर से निकल गया और सीधे उसी जुए के अड्डे पर चला गया, जहां वो अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करता था। और इधर रिया अकेली पूरे घर को संभालने में लग गई थी। उसने सबसे पहले हॉल को साफ करना शुरू किया, जहां अभी कुछ देर पहले तक लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वही जगह अब बिखरी हुई थी। हर जगह प्लेट्स पड़ी थी, ग्लास इधर उधर थे, फर्श पर खाने के टुकड़े गिरे हुए थे, और वो बेचारी एक एक चीज को समेट रही थी। उसके हाथ रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पूरा दिन उसने बिना रुके काम किया था। उसकी कमर में दर्द हो रहा था, हाथों में जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो खुद को रोके बिना काम करती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने काम अधूरा छोड़ा तो सुबह फिर उसे डांट सुननी पड़ेगी। उसने धीरे धीरे सारे बर्तन इकट्ठा किए और किचन में ले जाकर धोने लगी। बर्तनों का ढेर इतना बड़ा था कि उसे देखकर ही कोई थक जाए, लेकिन रिया बिना कुछ बोले बस उन्हें धोती जा रही थी। उसके हाथ पानी में भीग चुके थे, उंगलियां सूज गई थी, लेकिन उसने एक बार भी रुकने की कोशिश नहीं की। वो बस जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहती थी, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही उसे आराम मिल सके। जब सारे बर्तन धुल गए तो उसने किचन को भी साफ किया। फिर उसने देखा कि बहुत सारा खाना बचा हुआ है, जो मेहमानों ने नहीं खाया था। उसे इकट्ठा करके उसने सोचा कि इसे बाहर फेंक देती हूँ, क्योंकि घर में तो कोई इसे खाने वाला नहीं है। वो उस खाने को लेकर बाहर कूड़े के पास गई। रात का समय था, चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो कूड़े के ढेर के पास बैठी हुई थी। वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा गंदा था, और वो इतनी बुरी हालत में थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। रिया कुछ पल के लिए वहीं रुक गई और उस बच्ची को देखने लगी। उसके दिल में अचानक एक दर्द सा उठा। उसने सोचा कि ये बच्ची इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों है और क्यों रो रही है। उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इस बच्ची की थोड़ी मदद कर दूं। उसने तुरंत फैसला किया और वापस किचन की तरफ भागी। उसने जल्दी से थोड़ा सा खाना अलग से पैक किया और फिर उस बच्ची के पास आकर बैठ गई। उसने प्यार से उस बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहा, लो बेटा, ये खाना खा लो। बच्ची ने जैसे ही खाना देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से वो खाना पकड़ लिया और खाने लगी, जैसे उसे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला हो। वो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक चिंता थी। रिया ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी भी परेशान क्यों हो? बच्ची ने रोते हुए बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ बैठकर रो रही है। ये सुनकर रिया का दिल और भी भर आया। उसने एक बार उस बच्ची को देखा और फिर अपने हाथ की अंगूठी की तरफ देखा। उसे पता था कि ये जो गहने उसे दिए गए हैं वो असली नहीं हैं, वो सब नकली हैं, लेकिन फिर भी वो इतने चमकदार थे कि कोई भी उन्हें देखकर असली समझ सकता था। उसने कुछ बार सोचा, फिर बिना देर किए अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उस बच्चे की हथेली पर रख दी। उसने कहा, बेटा, ये अंगूठी ले जाओ, इसे बेच देना, शायद कोई इसे खरीद ले और तुम्हें पैसे मिल जाए जिससे तुम अपनी माँ का इलाज करवा सको। बच्ची ने हैरानी से उस अंगूठी को देखा, फिर रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे।
उसने रिया का हाथ पकड़ा और उसे दुआएं देने लगी। वो बार बार कह रही थी कि ऊपर वाला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छी हो। और फिर वो बच्ची खुशी खुशी वहां से चली गई। रिया कुछ देर तक वही खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर थकान थी, दर्द था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था कि उसने किसी की मदद की है। और उस रात पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ अच्छा किया है। चाहे उसके अपने साथ कितना भी गलत हो रहा हो, लेकिन उसने किसी और के लिए कुछ अच्छा किया, और शायद यही उसकी असली खूबसूरती थी। फिर वो अंदर आ गई और अपने छोटे से कमरे में जाकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका कमरा बहुत छोटा था, बस एक कोने में एक पुराना सा बिस्तर था और पास में एक टूटी सी मेज़ थी। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी दर्द कर रहे थे। पूरे दिन पानी में रहने की वजह से उंगलियां सिकुड़ गई थी। कमर में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। उसने धीरे से अपने पैरों को सहलाया और दीवार के सहारे सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो इतनी थक गई थी कि उसे लेटते ही नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन दर्द और थकान मिलकर उसे सोने भी नहीं दे रहे थे। फिर भी कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और बिना कुछ खाए पिए वो सो गई। दूसरी तरफ मैं अपने बड़े से कमरे में मखमल के मुलायम बिस्तर पर बैठी हुई थी। कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी। ऐसी चल रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी आंखों में सिर्फ चमक थी, घमंड था और एक अजीब सी खुशी थी। मैं बार बार वही सोच रही थी कि आज मैंने सबको दिखा दिया कि मैं कितनी बड़ी हूँ, मेरे पास कितना पैसा है। सब लोग मुझे देख रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे थे, और मुझे वही चाहिए था। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। मैं खुद से ही खुश हो रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में बस यही चल रहा था कि आज का दिन कितना खास था। मैं बार बार उस पल को याद कर रही थी जब मैंने सबके सामने अपनी बहू को वो गहना दिया था और लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। इसी खुशी में खोई हुई थी कि अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना एक बार जाकर अपने असली गहनों को देख लूं। पता नहीं क्यों मुझे उन्हें देखने का मन करने लगा, जैसे उन्हें देखकर मुझे और सुकून मिलेगा। बाहर मौसम ठंडा था, हवा तेज चल रही थी, खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। मैं धीरे से बिस्तर से उठी और उस बड़े कमरे की तरफ चल पड़ी जहाँ मेरी अलमारी रखी थी। उस कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था, क्योंकि उसमें मेरे सबसे कीमती गहने रखे थे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी और हर कदम के साथ मेरा दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलती रही। उस कमरे तक पहुंची और अपने कमर से बंधी चाबी निकाली। वो चाबी मैं हमेशा अपने पास रखती थी ताकि कोई उस अलमारी तक ना पहुंच सके। मैंने ताले में चाबी डाली और धीरे से घुमाई। ताला खुलने की आवाज़ आई और मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर रखे गहनों की चमक मेरी आंखों में पड़ने लगी। सोने के सेठ, हीरे के गहने सब बहुत सलीके से रखे हुए थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। मैंने एक एक कर उन पर हाथ फेरा, जैसे कोई अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छूता है। मुझे उन्हें छूकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे यही मेरी असली ताकत हो। मैं कुछ पल वही खड़ी रही और फिर मेरी नज़र अलमारी के बीच में बने उस छोटे से लॉकर पर पड़ी जिसमें मेरा सबसे कीमती सेट रखा था। वो खानदानी हीरो का सेट जिसकी कीमत करोड़ों में थी। वो सेट मैंने कभी पहना नहीं था। मैं बस उसे देखती थी और खुश हो जाती थी। वो मेरे लिए सिर्फ गहना नहीं था, वो मेरे घमंड का हिस्सा था, मेरी शान थी। मैं धीरे से उस लॉकर के पास गई और उसे खोला। मेरा दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अजीब सा डर अंदर आ गया हो। मैंने जैसे ही लॉकर खोला तो अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मेरी सांसें जैसे रुक गई, क्योंकि वो सेट वहाँ नहीं था। वो पूरी तरह गायब था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत देख रही हूँ। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन सच वही था। मेरा वो कीमती हीरो का सेट वहाँ नहीं था। मेरा हाथ कांपने लगा और मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये कैसे हो सकता है। वो सेठ हमेशा यहीं रहता था और उस तक किसी की पहुंच नहीं थी। चाबी हमेशा मेरे पास रहती थी, फिर वो गया कहाँ। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मेरे अंदर का जो घमंड था, जो खुशी थी,
वो सब एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। मैं जल्दी जल्दी बाकी गहनों को देखने लगी, शायद कहीं इधर उधर रख दिया हो, लेकिन वो कहीं नहीं था। अब मेरे दिल में घबराहट बढ़ने लगी थी, मेरी सांसें तेज हो गई थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था और मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरा वो सेठ गया कहाँ। मेरी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं वही जमीन पर बैठ गई थी और दोनों हाथों में अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी थी। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अभी कुछ ही देर पहले तक मेरे अंदर जो घमंड था, जो खुशी थी कि मैंने सबको अपनी दौलत दिखाई, वो सब एक पल में ही खत्म हो गया और उसकी जगह अब सिर्फ डर था, घबराहट थी और एक अजीब सा खालीपन था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरे मुंह से चीखें निकल रही थी और वो पूरे घर में गूंज रही थी। रात का सन्नाटा मेरी आवाज़ों से टूट चुका था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है। मेरी अलमारी से वो सेट कैसे गायब हो सकता है जिसकी चाबी हमेशा मेरे पास रहती थी। मैं खुद पर भी शक करने लगी थी कि कहीं मैंने ही तो उसे कहीं और नहीं रख दिया। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को झटका और उठकर फिर से अलमारी के पास गई। मैंने एक एक करके सारे बॉक्स खोले, हर डिब्बे को उलट पुलट कर देखा, हर कोने में झांका, लेकिन वो सेट कहीं नहीं था। अब मेरे अंदर की घबराहट और बढ़ गई थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर सारे नौकरों को आवाज़ दी और सबको हॉल में बुला लिया। कुछ ही देर में सब डरते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। मैं एक एक के पास जाकर उनसे पूछ रही थी कि मेरा सेट कहाँ है, किसने लिया है, किसने मेरी अलमारी को छुआ है। लेकिन सब लोग सर झुकाए खड़े थे, कोई भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे किसी की बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि इनमें से ही किसी ने चोरी की है। मैं और ज्यादा गुस्से में आ गई थी, मेरी आवाज़ और तेज हो गई थी। मैं सबको घूर रही थी, जैसे अभी किसी को पकड़कर सजा दे दूं, जैसे अभी किसी को भी पकड़कर सजा दे दूंगी। तभी अचानक मेरी नज़र इधर उधर गई और मुझे एहसास हुआ कि यहाँ एक इंसान नहीं है और वो कोई और नहीं, मेरी बहू रिया थी। वो अभी तक यहाँ नहीं आई थी जबकि इतना शोर हो रहा था। ये बात मेरे दिल में चुभ गई और मेरे दिमाग ने तुरंत फैसला कर लिया कि ये सब उसी का काम है। मुझे लगा कि वही है जिसने मौका देखकर मेरा सेट चुरा लिया है और अब अपने कमरे में आराम से बैठी है। ये सोचते ही मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैं तेज कदमों से उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते मेरे जोर जोर से चिल्ला रही थी, ए चोर औरत बाहर निकल, मैं जानती हूँ ये सब तूने ही किया है। तू ही है जिसने मेरा सेट चुराया है, क्योंकि आज मैंने तुझे नकली गहने दिए थे और तेरी आंखों में मैंने साफ देख लिया था कि तुझे सब समझ आ गया है। तूने बदला लेने के लिए ये सब किया है। तूने समझा होगा कि तू मुझे बेवकूफ़ बना देगी, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे अंदर बस गुस्सा ही गुस्सा था। मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। मैं उसके कमरे के पास पहुंची और बिना एक पल रुके जोर से दरवाज़ा धक्का मारकर खोलने लगी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इतना करना था कि उसे सामने लाकर उससे सच उगलवाऊं और अपने गुस्से को उस पर निकालूं। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि इस सब के पीछे वही है और अब मैं किसी भी हालत में उसे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं गुस्से से भरी हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मेरे गहने गायब हैं और इसके पीछे वही है। मैं बिना सोचे समझे उसके दरवाजे के सामने पहुंच गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे ये बात और भी ज़्यादा चुभी। मैंने बिना एक पल रुके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मेरी मुठ्ठियाँ दरवाजे पर पड़ रही थी और मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मैं चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खोल, बाहर निकल, आज तुझे सच बोलना ही पड़ेगा। मेरी आवाज़ इतनी तेज़ और गुस्से से भरी थी कि कोई भी सुनकर डर जाए। अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई घबराकर उठ रहा हो।
फिर कुछ पल बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। वो सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नींद और डर दोनों थे। उसके हाथ कांप रहे थे और वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे उसके डर या उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस गुस्से में अंधी हो चुकी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने बिना कुछ कहे उसके बाल पकड़ लिए और ज़ोर से खींचते हुए उसे कमरे से बाहर घसीटकर हॉल में ले आई। वो लड़खड़ाती हुई मेरे साथ चल रही थी। उसका संतुलन बार बार बिगड़ रहा था, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। मैं उसे खींचते हुए बीच हॉल में ले आई और जोर से उसे धक्का देकर खड़ा कर दिया। मेरे अंदर जितना गुस्सा था, सब उसके ऊपर निकल रहा था। मैं चिल्ला रही थी, बता मेरे गहने कहाँ हैं? तूने कहाँ छुपाए हैं? तू मुझे अभी सच सच बता दे, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने ही चुराए हैं ना मेरे गहने? तूने ही मौका देकर उसे निकाला है। तू समझती क्या है अपने आप को? कहीं तूने वो गहने अपने किसी आशिक को तो नहीं दे दिए जिसके साथ तू भागने का प्लान बना रही है? बोल, सच क्या है? मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ था। वो बस मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका ये चुप रहना मुझे और ज्यादा भड़का रहा था। मुझे लग रहा था कि वो जानबूझकर चुप है, क्योंकि वो पकड़ी गई है। मैंने पास रखा डंडा उठाया और बिना सोचे समझे उसे मारना शुरू कर दिया। हर बार के साथ मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। मैं उसे मारते हुए बार बार पूछ रही थी, बोल सच क्या है? लेकिन वो न चिल्ला रही थी, ना रो रही थी और ना ही मुझसे माफ़ी मांग रही थी। बस चुपचाप खड़ी थी और हर चोट सह रही थी। उसका ये व्यवहार मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि पहले जब भी मैं उसे डांटती या मारती थी तो वो रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगती थी, मेरे पैरों में गिर जाती थी। लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे उसने सब कुछ सहने की ठान ली हो, जैसे उसके अंदर अब कोई डर नहीं बचा हो। मैं कुछ पल के लिए रुक गई और उसे गौर से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है या कोई और। मैं फिर से उसे मारने के लिए डंडा उठाने ही वाली थी कि तभी मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक कागज़ था जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, जिसे वो बहुत ज़रूरी हो। मैंने तुरंत उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके हाथ से वो कागज़ झटके से छीन लिया और गुस्से में उससे पूछा, ये क्या है? इसमें क्या लिखा है, बोल। लेकिन वो फिर भी चुप रही, बस मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। मैंने बिना देर किए वो कागज़ खोल लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी दुनिया जैसे रुक गई। हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लग रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ पल के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मेरे हाथ से वो कागज़ नीचे गिर गया और मैं सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। उस कागज़ पर जो लिखा था वो किसी और का नहीं, मेरे अपने बेटे का था। मेरा दिल टूट चुका था, मेरी सांसें भारी हो गई थी और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसमें लिखा था, माँ, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तुम अपने घमंड में अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि तुम्हें कभी मेरी तरफ देखने का वक्त ही नहीं मिला। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, किस हालत में हूँ। मैं जुए में पड़ गया था और धीरे धीरे मुझे उसकी आदत लग गई। मैं हर रात घर के पीछे वाले दरवाजे में चुपचाप निकल जाता था और सुबह वापस आ जाता था। लेकिन तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ और जिन लोगों का मुझ पर पैसा है वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं बहुत डर गया हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सारे गहने लेकर उसके साथ कहीं दूर जा रहा हूँ और अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। ये पढ़ते ही जैसे मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब मेरी आवाज़ में वो गुस्सा नहीं था, अब उसमें सिर्फ पछतावा था, दर्द था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने क्या खो दिया। मैंने अपने ही बेटे को इतना दूर कर दिया कि वो मुझे लूट कर चला गया और मैं अपनी बहू को चोर समझकर उसे मार रही थी। मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी और मेरे सामने मेरी बहू खड़ी थी, जो अभी भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो अब मुझे साफ दिखाई दे रहा था। उस पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि गलती मेरी थी, बहुत बड़ी गलती।
मैंने अपने घमंड में अपने ही घर को बर्बाद कर दिया था और अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा था और कुछ भी नहीं। मैं ज़मीन पर बैठी थी, मेरे दोनों हाथ मेरे माथे पर थे और मैं ऐसे रो रही थी जैसे मेरे अंदर से सब कुछ टूटकर बाहर आ रहा हो। मेरी सांसें भारी हो चुकी थी, मेरा सीना दर्द से भर गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से सच में ज़मीन खिसक गई हो। मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, मेरा अपना बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिसे मैंने अपनी हर खुशी से बढ़कर रखा, उसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मैं हॉल के बीचों बीच बैठी चीख चीख कर रो रही थी और मेरे आसपास खड़े नौकर मुझे चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी भी थी और मेरे लिए एक तरह की हमदर्दी भी साफ नजर आ रही थी। शायद वो भी समझ गए थे कि आज मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे अपने किए का फल है। उस वक्त मुझे भी अंदर से यही महसूस हो रहा था कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे ही कर्मों का हिसाब दिया है। मैं जिस तरह से अपनी बहू के साथ बर्ताव करती थी, जिस तरह से उसे रोज रोज ताने देती थी, उसे नीचा दिखाती थी, आज वही सब जैसे मेरे सामने लौट कर आ गया था। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी मेरी बहू रिया, जो अब तक चुप खड़ी सब देख रही थी, वो धीरे से मेरे पास आई। उसने मेरे पास बैठकर बहुत हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका वो स्पर्श इतना नर्म था कि एक पल के लिए मैं और भी ज्यादा टूट गई। मैं जो उसे अभी कुछ देर पहले तक मान रही थी, उसी के हाथ अब मुझे सहारा दे रहे थे। वो धीरे से बोली, आप शांत हो जाइए, मुझे पता है आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप ऐसे खुद को मत तोड़िए। उसकी आवाज़ में दर्द था और अपनापन भी था। उसने मुझे साहस देने की कोशिश की और कहा कि जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप अकेली नहीं हैं, मैं भी उतना ही दुखी हूँ, क्योंकि ये घर मेरा भी है और आपका दर्द मेरा भी दर्द है। उसकी ये बातें सुनकर मेरे आंसू और तेज बहने लगे। मैं उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब धुंधला सा हो गया था। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी, एक अपनापन था जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। उसने धीरे से कहा, आप जिन असली हीरो के पीछे इतना गर्व करती थी, आज वही हीरे आपका अपना बेटा ले गया। लेकिन आपने जो मुझे नकली अंगूठी दी थी, मैंने उसी रात उसे एक छोटी सी गरीब बच्ची को दे दी थी। वो बच्ची उस अंगूठी को पाकर इतनी खुश हो गई थी कि उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो मुझे दुआएं देती हुई वहां से चली गई। कहने को वो अंगूठी नकली थी, लेकिन उससे किसी को सच्ची खुशी मिली थी। उसकी ये बातें सुनकर मैं एकदम चुप हो गई। मेरे अंदर जैसे कुछ हिल गया था। मैं सोचने लगी कि जिस चीज़ को मैं अपनी शान समझ रही थी, वो तो मेरे अपने ही घर को तोड़कर चली गई, और जिसे मैं बेकार समझ रही थी, उसने किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मेरी नज़रें झुक गई थी और मुझे अपने आप से शर्म आने लगी थी। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि असली खुशी क्या होती है और असली दौलत क्या होती है। मैं रोते रोते बस यही सोच रही थी कि काश मैंने पहले ही ये सब समझ लिया होता, तो आज मेरा घर भी टूटा हुआ नहीं होता और मेरा दिल भी इतना खाली नहीं होता। इतना सब कहने के बाद वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे अपने अंदर चल रही सारी लड़ाई को आखिरी बार महसूस कर रही हो। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी मजबूती भी थी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन इस बार वो पहले जैसी डरी हुई या टूटी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे उसने अपने लिए कुछ तय कर लिया हो। उसकी आवाज़ हल्की काँप रही थी, मगर उसमें अपनापन था। उसने कहा, देखिए, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब इस घर में मेरा कोई नहीं है। आपका बेटा जो मेरा पति था, उसने मुझे कभी पत्नी की तरह अपनाया ही नहीं। उसने मुझसे कभी ठीक से बात तक नहीं की और आपने भी मुझे कभी बहू नहीं समझा। आपने हमेशा मुझे एक नौकरानी की तरह रखा, हर दिन ताने दिए, हर छोटी बात पर मुझे नीचा दिखाया। मैं कब से सहती आ रही हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। मैं अब थक चुकी हूँ। मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अभी इसी वक्त मैं कहीं भी चली जाऊंगी, चाहे मुझे किसी के घर काम करना पड़े, चाहे मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़े, मैं सब कर लूंगी। लेकिन अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी हर बात मेरे दिल में ऐसे लग रही थी जैसे कोई मुझे अंदर से तोड़ रहा हो। मैं उसे बस देखती रह गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो वो कह रही थी वो सब सच था।
और उस सच से मैं खुद भाग नहीं सकती थी। उसने जैसे ही मुड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाया, मेरा दिल जैसे ज़ोर से धड़क उठा। मुझे लगा जैसे अगर वो चली गई तो मैं सच में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने उसे कितना दुख दिया है और वो मेरे लिए कितनी ज़रूरी बन चुकी है। मैं तुरंत उसके पीछे भागी और बिना कुछ सोचे उसके पैरों में गिर गई। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मेरे हाथ काँप रहे थे और मेरी आवाज़ टूट रही थी। मैं रोते हुए बार बार कह रही थी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। तुम मुझे सज़ा देना चाहो तो दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा चुका है, अब मेरे पास कोई नहीं है। अगर तुम भी चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, मैं शायद जी भी नहीं पाऊंगी। मैं गिड़गिड़ा रही थी, मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। वो कुछ पल तक मुझे ऐसे ही देखती रही। उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक नरमी भी थी, जैसे वो मेरे अंदर के टूटे हुए हिस्से को महसूस कर रही हो। फिर वो धीरे से झुकी, उसने मेरे हाथ पकड़े और मुझे उठाया। मेरे खड़े होते ही उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। उसका वो गले लगाना मेरे लिए जैसे एक सुकून था, जैसे इतने सालों के बाद किसी ने मुझे सच में अपनाया हो। मैं उसके सीने से लगकर रो रही थी और वो भी मुझे पकड़े हुए रो रही थी। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से दबाव दे रही थी, जैसे वो मुझे संभाल रही हो। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? उसकी ये बात सुनकर मैं एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मेरे अंदर जैसे कुछ पिघल गया, मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। मैंने उसे और कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम मुझे माँ ही कहो, अब से तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। और वो भी मुझे माँ कहकर रोने लग। उस पल हमारे बीच का हर दर्द, हर दूरी जैसे खत्म हो गई थी। वहाँ खड़े सारे नौकर ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें भी राहत मिल रही हो कि अब इस घर में कुछ बदल रहा है। उस दिन मैंने दिल से एक फैसला किया कि अब मैं अपने उस बेटे को भूल जाऊंगी जिसने सिर्फ पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया और उस लड़की के साथ चला गया जिससे वो प्यार करता था, लेकिन जिसने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। मैं अब उसके लिए रोना छोड़ दूंगी और अपनी इस बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। मैंने उसी वक्त ठान लिया कि अब इस घर में उसका ही हक होगा। जो भी कुछ मेरे पास है वो सब उसी का है। मैं अब उसे कभी दुख नहीं दूंगी, मैं उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी और उसे वो सब दूंगी जो उसे कभी नहीं मिला था। उस दिन के बाद से हमारे घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब वहाँ पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी, अब वहाँ सुकून था। अब सुबह उठते ही ताने नहीं होते थे, बल्कि एक दूसरे का ख्याल होता था। वो अब सिर्फ काम करने वाली नहीं रही थी, बल्कि इस घर की बेटी बन चुकी थी। और मैं अब सिर्फ सास नहीं रही थी, बल्कि उसकी माँ बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठते, बातें करते, अपने दुख एक दूसरे से बांटते और धीरे धीरे उन घावों को भरने लगते जो सालों से अंदर छुपे हुए थे। कभी कभी हम दोनों चुपचाप बैठकर उस दिन को याद करते जब सब कुछ बदल गया था, और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को समझाते कि जो हुआ वो शायद ज़रूरी था ताकि हम आज यहाँ तक पहुँच सकें। मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और धीरे धीरे हमने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया, क्योंकि अब हमारे पास एक दूसरे का साथ था और वही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। मैंने अपनी सारी दौलत, अपना सारा घमंड उस दिन के बाद छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि असली खुशी पैसों में नहीं होती बल्कि रिश्ते में होती है। और वो रिश्ता जो दिल से बनता है वही सबसे मजबूत होता है। अब हमारा घर पहले से छोटा लगने लगा था, लेकिन उसमें जो सुकून था वो पहले कभी नहीं था। और मैं हर रात सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्र करती थी कि उसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और मुझे मेरी बेटी दे दी, जो खून से नहीं थी लेकिन दिल से मेरी अपनी थी। और अब मैं सच में पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुकून से जी रही थी। और वक्त सच में बहुत तेज़ी से बीत गया था। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर चुका था। उस रात को जब मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था और मेरे साथ मेरा सब कुछ ले गया था, ऊपर से मैं सबको यही दिखाती थी कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे नफ़रत करती हूँ और अब उसका मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। लेकिन सच ये था कि एक माँ कभी अपने बच्चे से नफ़रत नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो।
रात को जब सब सो जाते थे तब मैं चुपचाप उसके बारे में सोचती थी, उसकी बचपन की यादें याद करती थी, वो पल याद करती थी जब वो छोटा था और मेरी उंगली पकड़कर चलता था। मैं सोचती थी कि काश वो वापस आ जाए, काश एक बार आकर मुझे माँ कह दे। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे उसका किया हुआ याद आ जाता था और मैं खुद को संभाल लेती, लेकिन दिल के अंदर जो खालीपन था वो कभी नहीं भरा। उस दिन मैं हॉल में बैठी हुई थी और रिया किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। घर में एक अजीब सा सुकून था। तभी गेट पर किसी के आने की आवाज़ आई। मैंने नौकर से कहा, जाकर देखो कौन है। वो गया और थोड़ी देर बाद आकर बोला, मालकिन, गेट पर अविनाश बाबा आए हैं। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उससे फिर से पूछा, क्या कहा तुमने? सच बताओ कौन है? उसने सर झुकाकर कहा, मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद जाकर देख लीजिए। मेरे पैर अपने गेट की तरफ बढ़ने लगे। मैं भागती हुई वहां पहुंची और जैसे ही मैंने गेट खोला मेरी सांसें रुक गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा था, वही बेटा जो 1 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। उस पल मेरा दिल किया कि मैं उसे गले लगा लूं, लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र पीछे खड़ी रिया पर पड़ी और मैंने खुद को रोक लिया। मैं अब उसके साथ फिर से गलत नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को संभाला और सख्त आवाज़ में उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब तुम सारे रिश्ते खत्म करके चले गए थे तो अब वापस क्यों आए हो? वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती आवाज में बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको धोखा दिया, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको सब सच बताना चाहता हूँ। उसकी हालत देखकर मेरा दिल अंदर से पिघल रहा था, लेकिन मैं चुप रही। वो आगे बोलता गया। उसने बताया कि उस रात वो सारे गहने बेचकर उसने अपना जुए का कर्जा चुका दिया और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके साथ शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की का असली चेहरा सामने आने लगा। वो सिर्फ पैसे से प्यार करती थी। जब तक पैसा था वो उसके साथ थी, लेकिन जब पैसा खत्म होने लगा तो उसका व्यवहार बदल गया। वो खर्च करती रही, पार्टियों में जाती रही, उसे घर की कोई फिक्र नहीं थी। और फिर एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई, एक चिट्ठी छोड़कर जिसमें लिखा था कि वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी और अब वो किसी और के साथ जा रही है। ये सब बताते हुए उसका गला भर गया था। उसने कहा कि उसके बाद वो पूरी तरह टूट गया था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और एक रात नशे में उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में एक बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि ये सब शायद उसके कर्मों का फल है और उसे वापस जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी बात सुनकर वो सीधे मेरे पास चला आया था। ये सब सुनते सुनते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक माँ थी और उसके दर्द को महसूस कर रही थी। उसने रोते हुए मेरे पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। उस पल मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ उसका दिया हुआ दर्द था और दूसरी तरफ उसका टूटा हुआ चेहरा और उसकी सच्ची पछतावा भरी आवाज़। मैंने रिया की तरफ देखा, वो चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर भी दर्द था, लेकिन साथ ही एक शांति भी थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से अपने बेटे से कहा, माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान बदल सकता है। तुमने जो किया वो गलत था, बहुत गलत, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने हर रिश्ते की इज्जत करनी होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक माँ का प्यार भी था। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, लेकिन इस बार अगर तुमने किसी का भरोसा तोड़ा तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। वो मेरे गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन हमारे घर में फिर से एक नया मोड़ आया था। दर्द अभी भी था, लेकिन उसके साथ एक उम्मीद भी थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने उससे कहा था कि अगर मेरी बहू रिया तुम्हें माफ़ कर देती है तो ही मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊंगी और तुम्हें फिर से अपना लूंगी, क्योंकि अब इस घर में उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। और उसके दिल को ठेस पहुंचाकर मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहती थी जो मैं पहले कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा एक पल के लिए मेरी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी थी। फिर वो धीरे धीरे मुड़कर रिया की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम पर उसे अपने किए का एहसास हो रहा हो। वो रिया के सामने जाकर खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसके पैर में गिर गया।
उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो रोते हुए बार बार माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम हमेशा मेरे साथ थी, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मुझे लगा था कि बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वहाँ जाकर मुझे समझ आया कि सच्चा साथ क्या होता है और झूठा साथ क्या होता है। उसने रोते हुए कहा कि रिया, तुमने मुझे हमेशा इज्जत दी, प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हें दुख दिया। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दे दो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ठीक से बिताऊंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ खड़े सब लोग चुप हो गए थे। घर का माहौल इतना भावुक हो गया था कि किसी की भी आंखें सूखी नहीं थी। रिया भी उसे देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच थी, जैसे वो अपने दिल से पूछ रही हो कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ पल ऐसे ही बीत गए, फिर उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे उठाया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, आप मेरे पति हैं, आपको मेरे पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं है, आप उठ जाइए। आपने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगी तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब रह जाएगा। उसने ये भी कहा कि इंसान से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधारना चाहे वही सच्चा इंसान होता है। उसकी ये बातें सुनकर मेरा बेटा और भी ज़्यादा रोने लगा, लेकिन इस बार उसके आंसू में दर्द के साथ साथ सुकून भी था, क्योंकि उसे माफ़ी मिल चुकी थी। मैं ये सब देख रही थी और मेरा दिल भर आया था। मुझे लगा जैसे आज इतने दिनों के बाद मेरे घर में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। फिर हम तीनों एक साथ अंदर हॉल में गए और सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, बस सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, लेकिन उस खामोशी में भी एक सुकून था, जैसे सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा हो। मैंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींच लिया। वो फिर से मेरे गले लग गया और मैं उसे कसकर पकड़कर रो पड़ी, क्योंकि चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, वो मेरा बेटा ही था और एक माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। उस दिन हमने पहली बार दिल से एक साथ बैठकर बात की। हमने अपने अपने दर्द एक दूसरे से बांटे और समझा कि कहाँ गलती हुई थी और कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा कि अब हमें नया जीवन शुरू करना है, जहाँ ना कोई घमंड होगा, ना कोई लालच होगा, सिर्फ प्यार और अपनापन होगा। उसने भी सर झुकाकर मेरी बात मान ली और रिया की तरफ देखकर कहा कि अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। और सच में उसके चेहरे पर उस वक्त जो सच्चाई थी वो साफ नजर आ रही थी। रिया भी हल्की सी मुस्कुरा दी थी और उस मुस्कान में एक उम्मीद भी थी, एक नए रिश्ते की शुरुआत की उम्मीद। उस दिन के बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहाँ पहले ताने थे वहाँ अब प्यार था, जहाँ पहले अहंकार था वहाँ अब अपनापन था। मैं हर दिन ऊपर वाले का धन्यवाद करती थी कि उसने हमें हमारी गलतियों का एहसास कराया और हमें एक मौका दिया सब कुछ ठीक करने का। मैं समझ चुकी थी कि दौलत और शान शौकत सब कुछ नहीं होती, असली खुशी तो अपने लोगों के साथ में होती है, अपने परिवार के साथ में होती है, और इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने दिल से अपने पुराने घमंड को निकाल दिया था और अब मैं अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखने लगी थी। और मेरा बेटा भी अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो बदल चुका था। अब वो घर पर रहता था, काम करता था और हम दोनों का ख्याल रखता था। हमें अपने बेटे की कोई शिकायत नहीं थी और ना ही उसे हमसे, क्योंकि अब हम तीनों एक दूसरे को समझ चुके थे और यही समझदारी ही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। हम सब ने ये सीख लिया था कि जिंदगी में चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाएं, अगर वक्त रहते उन्हें समझ लिया जाए और दिल से सुधारने की कोशिश की जाए तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। और शायद यही असली जीत होती है जिंदगी की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।